हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल अव्यय का प्रैक्टिस सेट किया था, आज हम पढ़ेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। और यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक भी पिछली क्लासें नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर यूपीएसआई यूपी टेट करके हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यह क्लास उन सभी एग्ज़ामों के लिए राउंड इम्पोर्टेंट है जहाँ हिंदी ग्रामर आती है, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड, अब मुख्यतः यूपी टेट जूनियर या प्राइमरी के हिसाब से क्लास चलाई जा रही है। लेकिन हम अभी वही क्लासेस करा रहे हैं जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट थी, साथ में यूपी टेट भी आती हैं। अब बिना हम टाइम ख़राब करते हुए चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या हम पढ़ना है, वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों को मुख्यतः हम 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं। पहला है प्रधानता की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से, तीसरा है अर्थ की दृष्टि से। किससे? प्रधानता की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। चलिए देखते हैं हम अब आगे। हम पहले पढ़ेंगे प्रधानता की दृष्टि से वाच्य। ठीक, देखिए वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। क्या? वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। तो क्या है, इसमें जो वाच्य है इसके 3 भेद फिर हो गए: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए कर्तवाच्य में क्या हुआ है, इसमें कर्ता प्रधान होगा। पहले कहते हैं कर्तवाच्य में, देखिए देखा गया है कर्ता ने वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है और कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। कैसी क्रिया? सकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकती है कर्तवाच्य में। देखिए जैसे अजय सोता है, क्या कर रहा हो? कर्ता कौन है? अजय। दीपा पुस्तक पढ़ती है, क्या? दीपा पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें क्या है, इसमें कर्ता कौन है? दीपक। अगला क्या है, वह अगले साल घर जाएगा। अगला है मोहन ने सुबह में पाठ याद कर लिया। इसमें देखिए सभी में कर्ता प्रधान है। चलते अब अगले वाक्य पर। यह है आपका है कर्म प्रधान। कौन सा? कर्म प्रधान। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। किसमें? जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता के कारण से कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गौण रहता है। देखिए इस वाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी। क्या? जो कर्तावाच्य की है वो सकर्मक कर्म दोनों हो सकती है, लेकिन जो कर्मवाच्य की क्रिया है वह केवल सकर्मक रहेगी। जैसे पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, रोगी को दवा दे दी गई है, किसान के द्वारा खेत जोता गया, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाएगा। इसमें कर्म क्या है? ये सभी कर्म जो पहले दिए हुए हैं, तो क्या है, और सभी सकर्मक होती हैं। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला हमारा है भाववाच्य। देखिए जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। देखिए इसमें सदा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, ये वाच्य नकारात्मक होते हैं। देखिए रोगी से चला नहीं जाता। क्या? रोगी से चला नहीं जाता। पिता
जी पुत्र को पत्र लिखते हैं, पिताजी पुत्र को पत्र लिखते हैं, मुझसे दिल्ली नहीं जाया जा रहा है। इसमें सभी में क्रिया प्रधान है, इनमें सभी में क्रिया प्रधान है, इसलिए यह होगा आपका भाववाच्य। चलते हैं अब अगले पर। देखिए जो कर्तवाच्य से परिवर्तन करते हैं कर्मवाच्य पर या भाववाच्य पर, चलिए देखते हैं। देखिए दिए गए सविता ने नृत्य किया। देखिए हम इसको पहले भाववाच्य कर्मवाच्य बनाएंगे। सविता के द्वारा नृत्य किया गया, किसके द्वारा? सविता के द्वारा। तो क्या हुआ आपका कर्मवाच्य हुआ। अगला है मोहन कल किताब पढ़ रहा था, इसमें हमने कह दिया मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही, तो क्या हुआ आपका हुआ कर्मवाच्य। इसी तरह रामू नहीं दौड़ता, इसका भाववाच्य बनाएंगे रामू से दौड़ा नहीं जाता। इसी तरह पार्वती नहीं हंसती थी, पार्वती से हंसा नहीं जाता। क्या है? आपके भाववाच्य हैं। यह परिवर्तन देख लीजिए लिए। चलते हैं अब हमने प्रधानता की दृष्टि से देख लिया वाक्य का वर्गीकरण। अब देखते हैं रचना की दृष्टि से। देखिए रचना की दृष्टि से हम वाक्यों को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला है साधारण वाक्य। कौन सा? साधारण वाक्य। देखिए साधारण वाक्य होता है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्य का संबंध एक उद्देश्य से, एक विधेय से ही या अनेक विधेय से बराबर में हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे अजय ने भोजन किया, एक उद्देश्य एक विधेय। माता और पिता 2 उद्देश्य, मंदिर गए, किससे? एक ही विधेय है, लेकिन माता और पिता मंदिर गए, क्या है? एक ही उद्देश्य है, 2 उद्देश्य हैं, लेकिन विधेय क्या है? एक है, मंदिर। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह होगा सरल वाक्य आपका। अब आएगा मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य। देखिए जो आपका मिश्रित वाक्य है वह है, देखिए जिन वाक्यों में सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य होता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा तो वह होगा आपका क्या? वह होगा आपका मिश्रित वाक्य। देखिए चोर ने देखा कि, अब मैंने बोल दिया आपसे चोर ने देखा कि, आप पूछेंगे ना आप क्या देखा चोर ने, उसका क्या है? उसके बचने का कोई उपाय नहीं था। ये क्या है? यदि मैं इतने बोल दूंगा उसके बचने का कोई उपाय नहीं था, यह एक हमारा सरल वाक्य हो गया, वह कंप्लीट है। लेकिन जैसे हम एक आश्रित वाक्य लगा दिया चोर ने देखा कि, जब तक हम बोले चोर ने देखा कि, फिर आप हमसे उम्मीद रखेंगे आप आगे बोलिए चोर ने क्या देखा। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका मिश्रित वाक्य। इसी तरह जिसमें दया नहीं है, बोल दिया जिसमें दया नहीं है, तो आप पूछे तो फिर क्या हुआ आगे? वह व्यक्ति पशु के समान है। जैसे देखिए वह व्यक्ति पशु के समान है, यह एक संपूर्ण सरल वाक्य है। लेकिन जिसमें दया नहीं है यह आश्रित वाक्य है। देखते हैं अब अगला हमारा है संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। देखिए जिन वाक्य में 2 सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए या फिर 2 सरल वाक्य जुड़े हों या एक सरल वाक्य एक मिश्रित वाक्य जुड़े हों, उसे किससे जुड़े होते हैं? यह समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित संयुक्त वाक्य। देखिए सुरेश बहुत मेहनत करता है, सुरेश बहुत मेहनत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। क्या? उसे फल नहीं मिलता। एक ये हुआ सरल वाक्य, एक हुआ आपका सुरेश बहुत मेहनत करता है। आपके 2 सरल वाक्य को एक समुच्चय बोधक किंतु दोनों जोड़ता है तो क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। इसी तरह नीचे है मुझे आज बहुत काम है, यह आपका हुआ एक सरल वाक्य। इसी तरह आपका मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका, यह हुआ आपका एक सरल वाक्य। दोनों को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है यह, तो 2 सरल वाक्य जब मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब हम वाक्यों को कैसे परिवर्तित करते हैं। देखिए हमारा पहला सरल वाक्य है शोर
मचाने वाला बालक पकड़ा गया। क्लास में जो बच्चा शोर मचाता है, टीचर ने उसे पकड़ लिया। फिर इसका मिश्रित वाक्य बनाना है, तो क्या बनेगा? जिस बालक ने शोर मचाया वह पकड़ा गया। क्या है? जिस बालक ने शोर मचाया वह पकड़ा गया। देखिए ये क्या है? ये आपका आश्रित वाक्य है। ये आपका पूरा सरल वाक्य है। इसी तरह आपका है संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? बालक ने शोर मचाया था इसलिए वह पकड़ा गया। आपके दो सरल वाक्य आपस में ज्वाइंट कर दिए गए। कैसे? समुच्चय बोधक से। क्या हुआ आपका? ये आपका हुआ संयुक्त वाक्य। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पर। बस ये आपको बताया गया कैसे बनाना है, उनको बदल के। अगला हमारा है अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। हमने देख लिया प्रधानता की दृष्टि से वर्गीकरण, दूसरा रचना की दृष्टि से वर्गीकरण। अब तीसरा है अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। देखिए इसमें पहले आता है विधानवाचक वाक्य, ये मतलब सकारात्मक वाक्य। देखिए जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। कौन सा? उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सुनीता स्कूल जाती है, अजय कल घर गया है, अध्यापक कल से हिंदी पढ़ाएंगे। तो क्या है? इसमें कार्य का होना पाया जा रहा है, तब क्या होगा? आपका होगा विधानवाचक वाक्य। अगला आपका निषेधवाचक वाक्य। क्या? निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य का नहीं होना नहीं करना पाया जाता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया, मोहन आज खाना नहीं खाएगा, माता जी मंदिर नहीं जाती, राम स्कूल नहीं जाता। इसमें काम का होना नहीं पाया जा रहा, तो कार्य का होना नहीं पाया जाता, तो आपके क्या हो गए? यह होगा आपका निषेधवाचक वाक्य। चलते हैं हम अगले पर। अगला है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। क्या? आज्ञावाचक वाक्य। देखिए इसमें दिया गया है जिस वाक्य में किसी कार्य की आज्ञा या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पानी का एक गिलास दो, ये किताबें बच्चों में बांट दो, दीदी खाने में चावल बनाना। आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो क्या होगा आपका? यह होगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। अगला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न नहीं किया जाता, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जाओगे। देखिए दोनों में प्रश्न किया जा रहा है, आपका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। चलते हैं अगले पर। अगला हमारा है विस्मय वाक्य। देखिए जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, सुखी, प्रेम आदि का भाव पाया जाता है। किसका? विस्मय का, शोक का, हर्ष का, घृणा का, सुखी का या प्रेम का आदि का भाव पाया जाता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए वाह क्या बात कही, आहा यहाँ कितनी आनंद आ रहा है, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या है? यही विस्मय की बातें हो रही हैं यहाँ पर। अगला आपका है संदेशवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के होने का संदेश या संभावना का बोध होता है उसे संदेशवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल तुम्हें दिल्ली जाना पड़े, शायद कल तुम्हें दिल्ली जाना पड़े। इसमें क्या है? संदेश जताया जा रहा है। उसी तरह हो सकता है कल वर्षा हो जाए। क्या है? एक संभावना या संदेश बताया जा रहा है कि हो सकता है कल वर्षा हो जाए। चलते हैं अब अगले पर। अगला हमारा है इच्छा बोधक वाक्य। देखिए जो इच्छा बोधक वाक्य है इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा इच्छा या मनोकामना व्यक्त की जाती है। देखिए जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, मनोकामना, शाप, आशीष या शुभकामनाएं व्यक्त की जाती हैं उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। देखिए कहते नहीं आपकी यात्रा मंगलमय हो, मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ। क्या उसकी इच्छा है? मैं एक बड़ी सी जॉब करनी चाहती हूँ। क्या है? उसकी यह सभी इच्छाएं हैं। हमारा जो लास्ट है वह है आपका संकेत वाचक वाक्य। कौन सा? संकेत वाचक वाक्य। देखिए जिस वाक्य में एक क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या? एक क्रिया का होना या नहीं होना
दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है तो हम उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। देखिए, यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर या एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित है। इसी तरह आपका यदि अच्छी मेहनत की तो सफल अवश्य होंगे। देखिए, एक क्रिया का दूसरे क्रिया के साथ आश्रय, मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहे तो हम इसे कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। दोस्तों, आपका जो वाक्यों का परिवर्तन था यह ख़त्म हुआ। यदि आपने अभी से वीडियो देख लिया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। यह क्लास UPSI, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड या यूपी में होने वाले टीचर के टेट जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए अति या बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब हम कल करेंगे, हम 4-5 दिन लगातार केवल एक ही टॉपिक आता है जिसे कहते हैं शुद्ध वाक्य। हम आपको कम से कम 150 से 200 ऐसे शब्द कराएंगे जो अधिकतर हर एग्जाम में आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।